उठो जागो और चलो, तब तक चलो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद पार्क में मौजूद हूँ। सियासत का पारा लगातार बढ़ रहा है, यानी गर्मी भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इस समय मैं रीवा लोकसभा सीट में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी युवा मौजूद हैं। युवा अपनी क्या राय रखते हैं इस विधानसभा इस सीट के लिए, क्या उनके अहम मुद्दे होंगे, हम सीधे उन्हीं से जुड़ना चाहेंगे। अब भैया क्या नाम है आपका? ऋतिक मिश्रा। आपके लिए, आप युवा हैं जी। आपको पता है चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल। आपके लिए क्या मायने होंगे इस चुनाव के, और आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी, सबसे पहले तो बेसिक्स नीड से मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ। मैं यहाँ पे सभी की, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। तो सबसे पहले यहाँ व्यक्ति को रोड, मूलभूत आवश्यकताएं, स्वास्थ्य केंद्र गांव-गांव तक, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था गांव का विकास आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो मैं वही मान के चलता हूं कि व्यक्ति का विकास शहर देख के और ये बिल्डिंग देख के नहीं होता, वो तो सतत विकास है, वो तो चलता रहेगा निरंतर। हमारे घर में पानी पहुँचा, गैस पाइप पहुँची, सीवेज पहुँचा, ये सब। और फिर जहाँ दूसरी मुद्दा है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बेरोजगारी, यहाँ पे सीटें लगातार निरंतर रूप से कम आ रही हैं और देखा जा रहा है सिलेक्शन में होता है तो यहाँ पे होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं बात करूँ तो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, वो वहाँ पे धांधली हुई, एग्ज़ाम रुक गए, फिर अभी वैकेंसीज आई, फिर आती हैं, फिर उसको निरस्त कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार के हैं और जिन पे सरकार को अहम तरीके से करना चाहिए, मतलब कि उनको नज़र बनाए रखनी चाहिए कि, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है जी। आपको पता है लोकसभा से चुना हुआ प्रत्याशी सदन में बैठेगा, जी, सदन में आवाज़ बुलंद करेगा अपने क्षेत्र की। क्या आपके जो वर्तमान में सांसद रहे हैं, हाँ। उनसे क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी, और आपको क्या लगता है कि उन्होंने काम कितना बेहतर किया है या उन्होंने उनकी कुछ कमी रह गई है? जी, कुछ जगह तो देखा जाए तो सही है और कुछ जगह देखा जाए तो खामियां हैं, क्योंकि हर इंसान 100% सही नहीं हो सकता, ये मैं भी मान के चलता हूँ। हाँ। तो इसमें ये है कि जैसे खामियां उनकी ये हैं कि वो लोगों तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ से ऐसे होगा, कि ऐसे करिए। और जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं आपको, बिल्डिंग बन रही है और ये बन रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये समदड़ियों को बेच दिया गया, ये बेच दिया गया। तो यहाँ पे मतलब ऐसा चलता है, यहाँ पे सुनने में आता है कि सबको बोला जाता है। तो यही सब मुद्दे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लंबे अरसे से यहाँ की राजनीति को समझते रहे हैं। क्या लगता है इस बार फिर से भाजपा ने जनार्दन मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, और इस बार कहा यह भी जा रहा है कि जनार्दन मिश्रा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, तमाम उनके पक्ष विपक्ष के लोग बातें कर रहे हैं। क्या लगता है क्या अहम मुद्दे होंगे? देखिए, वर्तमान में जो लोकसभा 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इस महापर्व में हमारे प्रतिनिधि श्री सम्मानित सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जो पूर्व में 10 वर्ष सांसद रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है और वो रीवा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। परंतु जब हमारा सदस्य, लोकसभा का जो सदस्य हैं, वह लोकसभा में जाके अपनी बात को रखते हैं, तो निश्चित तौर से ज़िले की समस्या को सदन में ले जाके उठाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, मूलभूत समस्याओं का विषय हो। तो जब हमारे प्रतिनिधि सदन में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित तौर से ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। विगत 10 वर्षों से 2 पंचवर्षीय हमारे सम्मानित किसान नेता, अंतिम छोर के व्यक्तियों के, गरीब परिवार के रहने वाले थे, वो सदन में गए और किसानों की बात उन्होंने नहीं की, शिक्षा स्वास्थ्य की बात उन्होंने नहीं की, समाज के अंतिम छोर व्यक्तियों की उन्होंने बात नहीं की। हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से फैल रही। इस विंध्य क्षेत्र में कभी एक विंध्य प्रदेश के ज़माने में ये रीवा मुख्यालय हुआ करता था, यहाँ से कई बड़े बड़े संस्थान टूट के चले गए। उन्होंने आज तक, इसलिए कि वो समाजवादी नेता रह चुके हैं, समाजवादी के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आए, जिला अध्यक्ष रहे। उन्होंने बड़ी बारीकी से इन पद्धतियों को देखा है, विंध्य प्रदेश को देखा है, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है, और ज़मीनी स्तर के व्यक्ति हैं। जब उनके जैसे व्यक्ति सदन में जाके ज़मीनी स्तर की बिंदुओं को नहीं उठाए, सदन में चर्चा नहीं की, आज हमारे रीवा में आवारा पशुओं की बड़ी समस्याएं हैं, उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं करा जा रहा। किसान कैसे अपने एग्रीकल्चर खेती करेंगे? दूसरी बात, यहाँ रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप देखिए,
हॉस्पिटल बन रहे हैं, पर उनकी हालत इतनी बदतर है कि यहाँ से रीवा से नागपुर 20 बसें बढ़ गई। शिक्षा में हमारे रीवा में कन्या महाविद्यालय की नितांत आवश्यकता है, जो वो सदन में चर्चा नहीं हो पा रही। केंद्र विश्वविद्यालय की चर्चा नहीं हो, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय को केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। ये सागर विश्वविद्यालय के जब केंद्र का दर्जा मिला तभी मांग उठी थी। आज तक हमारे माननीय सांसद जी ने इस विषय पर सदन पर चर्चा नहीं की। बिंद प्रदेश बनाने की विगत कई वर्षों से मांग है। मध्य प्रदेश सरकार में बिंद प्रदेश की आवाज़ बुलंद की गई, तो मध्य प्रदेश के हमारे रीवा के चौमुखी विकास के नेता कहे जाने वाले श्री माननीय सांसद महोदय जी ने सदन में बिंद प्रदेश बनाने की मांग नहीं उठाई। आज हम सब चाहते हैं कि हमारा रीवा जिला भी मुख्यालय हो, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री बैठते थे, हमारे पास यहाँ राजधानी थी। हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारे क्षेत्र में कंपनी आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्र के लोग पलायन न करें। सबसे अधिक रीवा के नई गढ़ी देव तालाब के लड़के छोटे छोटे कामों को लेकर, काम कभी छोटा नहीं होता, पर पलायन कर रहे हैं, दूसरे जिले में जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार इलेक्शन लड़ रही है, पर हमारी क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं। खनिज माफिया बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली के बाद रीवा प्रदूषण में दूसरा नंबर पर भी लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा है, सवाल उठा है रोजगार को लेकर। क्या कहेंगे? आपके जनार्दन मिश्रा यहाँ से सांसद है लगातार 10 वर्षों से। आप युवा हैं, रोजगार को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं कि वाकई इन्होंने काम किया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव पांडे है। निश्चित तौर पर माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने रोजगार के लिए सदन पे बातें उठाई है और कुछ युवाओं को रोजगार मिला भी है। मैं मानता हूँ 100% में मानता हूँ 100% रोजगार युवाओं को नहीं मिला, 50% रोजगार मिला युवाओं को। कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार लेना ही नहीं चाहते। रोजगार लेने के लिए सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ता है, 10 बजे ऑफिस के दफ्तर पहुँचना पड़ता है। मैं आपके पास लौटूंगा, इसके पहले भैया क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। जनार्दन मिश्रा को भाजपा ने फिर से प्रत्याशी बनाया है इस बार। लगातार वो 10 वर्षों से यहाँ के सांसद रहे हैं। शिक्षा की बात उठी है, अभी भाई साहब ने शिक्षा की बात की। शिक्षा का स्तर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि जो ऊंचाई होनी चाहिए वो नहीं है। स्वास्थ्य की भी बात की। क्या लगता है वाकई उन्होंने काम नहीं किया? देखिए 20-25 वर्षों पहले अगर आप रीवा आज का देखेंगे और आज का आप रीवा देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर उसमें दिखेगा। दूसरी बात रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा के क्षेत्र में नवीनीकरण हमारे ज़िले में हो रहे हैं। आप देखिए संस्कृत विश्वविद्यालय और आज पत्रकारिता, आप सब पत्रकार हैं, आप जानते हैं उस विषय से आप जुड़े हैं। तो पत्रकारिता की पढ़ाई करने जो भोपाल जाना पड़ता था लोगों को, अब हमारे यहाँ कैंपस खुल गया है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय परिसर का, तो यहाँ भी लोगों को पत्रकार। तो आप शिक्षा का मुद्दा आप देखिए कि यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला है, उसकी बात चल रही है हमारे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को। और शिक्षा पे जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, यहाँ IT पार्क खुलने वाला है, प्रस्तावित है। तो इन सब चीज़ों को आप लेकर देखिए कि नवाचार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर और सांसद जी का 10 वर्षों के काम के आधार पर निश्चित तौर पर उनको तीसरी बार जो है टिकट मिला है। लेकिन सर सवाल तो ये भी है कि जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, जिस माखनलाल विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, इसकी बात राजेंद्र शुक्ला भी कह रहे हैं। और चूँकि ये भोपाल ये राज्य स्तरीय है, तो सांसद का काम है केंद्र पे आवाज़ उठाना। जैसे अस्पताल हो गए, रेलवेज हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, इन मुद्दे पे उन्होंने कितना इन मुद्दे पे आप देखिए रीवा एयरपोर्ट अगर यहाँ खुल रहा है तो उसका सबसे बड़ा अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाना चाहिए तो हमारे सांसद जी को। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का जो तीसरा जो यहाँ पे एक कैंपस खुला है, आप देखेंगे इंदिरा नगर में, वो जो है सांसद जी के उसमें बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद आप रेलवे में देखिए, वंदे भारत एक बड़ी सौगात है हमारे रीवा के लिए। और मुंबई तक की ट्रेन और इतवारी जो है नागपुर तक के यहाँ लोगों को इलाज कराने के लिए जल्द जो है सुविधा हो गई। ये सब चीज़ें जो है तो एक सांसद के लिए बड़ी उपलब्धियाँ हैं। सांसद की बड़ी उपलब्धियां हैं, मगर युवा कुछ और हमारे साथ मौजूद। भैया क्या नाम है आपका? देवव्रत त्रिपाठी। इस बार आप एक युवा किस मुद्दे पे वोट करने जा रहा है? रीवा का युवा का मुद्दा रोजगार तो था ही जी, साथ ही कुछ युवा ग्राम स्वराज से भी जुड़े हुए हैं जी। क्या है, कोई भी सरकार रही हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, सब ने ग्राम स्वराज को जकड़ के रखा है। सरपंच को शेर तो कहा जा सकता है, लेकिन पिंजड़े में बंद शेर कहा जा सकता है। उसके समस्त अधिकारों को छीन लिया गया। वो विधायकों और सांसदों के ऊपर निर्भर है। वो काफ़ी कम बजट में यदि गांव का विकास करेगा तो कैसे विकास हो सकता है। इसलिए हम तो यही मुद्दा मानेंगे, सबसे पहले अपना विकास, आसपास का विकास, अपने क्षेत्र का विकास। उसके बाद जब एक छोटे विकास की नींव रखी जाएगी तभी देश का विकास होगा। जो भी सरकार ग्राम स्वराज में बात करेगी हम उसके साथ हैं। जो भी सरकार ग्राम स्वराज की बात करेगी युवा उनके साथ। भैया क्या नाम है आपका? विजेंद्र गौतम। क्या वाकई में विकास नहीं हुआ रीवा में? देखिए विकास तो निरंतर हो रहा है
और कई समस्याएं अलग अलग तरह की रहती हैं, उन पर बात हो सकती है। लेकिन ये जो चुनाव है 2024 का, लोकसभा का चुनाव, ये पार्षदी का चुनाव नहीं है, विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि क्या होगी, उनकी नीतियाँ क्या होगी, भविष्य के आने वाले 25 से 30 सालों तक भारत का क्या लक्ष्य होगा, उसके लिए है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत के लिए आज से नींव डालनी पड़ेगी। किसी भी काम को करने से पहले एक बड़ा वृक्ष। विकसित भारत का मायने क्या है आपके लिए? विकसित भारत के मायने ये है कि देश के निचले तबके से लेकर के जो टॉप स्तर पर जितने भी लोग हैं, सबके बीच में कुछ जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको प्रदान हो। यदि इंडस्ट्री करने वाला है तो उसको उस तरह की सुविधाएं हो, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे गरीब व्यक्ति, रीवा लोकसभा की मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप क्षेत्र में सीमित नहीं होइए। ये सिर्फ एक प्रत्याशी चुनने का चुनाव नहीं है, देश की छवि बनाने का चुनाव है। जो लक्ष्य हमारे सामने है वो विश्व पटल पर भारत को सशक्त बनाने का चुनाव है। ये एक क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं है। क्षेत्र विशेष के लिए विधानसभा का चुनाव होता है, राज्य के चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में उसके हिसाब से सारी जो विकास कार्य होते हैं। लेकिन लोकसभा का मायने ये समझिए कि जब धारा 370 को हटाया गया, उसके लिए विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं तय करेंगे, ये करेगा सदन। और सदन में जब संसद में जाकर के लोकसभा का प्रत्याशी चुना हुआ व्यक्ति जाकर के बैठेगा, वो बहुमत से वहाँ मतदान करता है, तब धारा 370 जैसे मुद्दों पर संशोधन होता है, 35 से हटाई जाती है। आने वाले समय में देश में UCC लागू करना है, उसके लिए पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, उसके लिए अधिकतम बहुमत की सरकार चाहिए, अधिक सांसद चाहिए। और निश्चित रूप से देश के जो ऐसे कठिन मुद्दों को, जिनको 70 सालों से हल नहीं किया गया, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, ऐसे मुद्दों के लिए सदन में जब गिनतियां होती हैं, तो उस गिनतियों के समय यदि हम कमज़ोर पड़ गए और किसी छोटी मोटी समस्याओं के कारण कमज़ोर पड़ गए, तो वो फिर से आने वाले 50 सालों और 70 सालों के लिए रुक जाएंगे। आज हो सकता है कि कोई एक कॉलेज नहीं बना हो, कि स्कूल नहीं बना हो, तो वो सारी चीज़ें राज्य से प्रशासनिक व्यवस्था, विकास का मुद्दा, ये राज्य सरकार का बड़ा मुद्दा होता है। 90% हिस्सा इसी का होता है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार विकास करेगी, लेकिन जो मूलभूत नीतियों का मुद्दा है वो सदन में तय होता है। और सदन के तय होने वाले मुद्दों के लिए वहाँ पे एक व्यक्ति चुन करके जाता है, जो वहाँ नेतृत्व करने वाली सरकार को मत देता है, अपना सहमति प्रदान करता है। ये उसका चुनाव। जनार्दन मिश्रा को वोट क्यों करे? रीवा का युवा जनार्दन मिश्रा जी को वोट इसलिए करे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में यशस्वी भारत की परिकल्पना देखता है, 2047 के विकसित भारत की कल्पना देखता है, और चाहता है कि आने वाले समय में UCC जैसा मुद्दा जो अभी हमारा छुटा हुआ है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें हमारा CA का मुद्दा, अभी CA लागू हुआ, आने वाले समय में NRC लागू होगा। देश को सुरक्षा के तहत ले जाकर के हमको अभेद किला बनाना है। अभेद किला तब बनेगा जब देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से भारत सुरक्षित होगा। उसके लिए आप छोटी छोटी समस्याओं और ये चीज़ों में ले जाकर, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा तो इंदिरा गांधी के समय से है, तब भी गरीबी थी, तब भी महंगाई थी, तब भी गाने बनते थे, आज भी गाने बनते हैं। तो ये दोनों मुद्दे रहे आएंगे, लेकिन जिन मुद्दों को हल किया जा सकता है, जो मुद्दे हमारे सामने हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी चाहिए हमें देश में, यह भी ज़रूरी है। ये इसके भी महंगाई बढ़ती है, इससे भी बेरोजगारी बढ़ती है, तो क्यों नहीं हल होना चाहिए? ऐसे मुद्दे पर क्यों बात नहीं होती जिससे समाधान स्थायी रूप से हो, स्थायी समस्याओं का समाधान हो, स्थायी समस्याओं का हल निकले, ये जरूरी है। इन्हीं बातों को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला व्यक्ति, आप ये समझिए, जो जनसंघ से लेकर के 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उसके मुद्दे क्या थे? हम 370 में संशोधन करेंगे, 35 से हटाएंगे, UCC लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, NRC लाएंगे, UCC लागू करेंगे, 3 तलाक हल करेंगे, यही मुद्दे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम विकास तो हटेंगे, लेकिन युवा कुछ और है क्या? जी बिल्कुल सर, अभी जैसे बोल रहे थे 370 हटाएंगे, 35 हटाएंगे, अब तो ये मुद्दा सॉल्व हो गया। अब इसके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, फर्दर आगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि हम 1500 रुपये देते हैं मध्य प्रदेश में, वाई यू आर नॉट गिविंग अ जॉब? आप स्किल डेवलप्ड कराइए ना, 1500 1000 रुपये मिलेंगे उनको। आप 1500 की बात करते हैं, आप उनको दे दिए, कब तक देंगे? जब तक आपकी सरकार है। जिस दिन सरकार गई उस दिन 1500 खत्म, ठीक है। आप उनको वाई आर नॉट गिविंग ए स्किल आप क्यों नहीं उनको सिखा रहे हो? स्किल सिखाओगे वो जीवन पर्यंत 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 सीखेंगे। आप ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं? आप तो कहते हैं कि हमने दे दिए 1500 रुपये। 1500 रुपये में क्या किसी की ज़िंदगी सॉल्व हो जाती है? आप 35 और 370 की बातें कर रहे हैं, वो सॉल्व हो चुका है साहब, वो सॉल्व हो चुका है। जो चीज़ें आगे आएंगी हम उसको देखा जाएगा, जो चीज़ें अभी वर्तमान में स्थित है, प्रेजेंट है, उनकी बात की जाए। युवा रोजगार चाहता है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या इनकी बातों से सहमत हैं? निश्चित तौर से सहमत हैं। और आदरणीय भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता और सामाजिक विषय के चिंतक कह रहे थे कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे स्थानीय जो मुद्दे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि सदन में जा रहे हैं, वो मात्र धारा 370 के लिए हैं, वो महज राम मंदिर के लिए हैं। इसके लिए आप जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे में बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है,
जिस मुद्दे को लेकर जनता ने आप पर विश्वास किया है, आज आप राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने लगे। यानी सदन में कोई भूखा रोटी के लिए तरस रहा है, कोई बिजली के लिए तरस रहा है, कोई रोजगार के लिए तरस रहा है। जिन मुद्दों को लेकर आप आज सत्ता में हैं, आज आपने धारा 370 की कहानी बताने लगे, आप अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की इतिहास बताने लगे, जीएसटी की बताने लगे। जिन विषय को लेकर आए थे, आज स्थानीय मुद्दे ही सदन में जाते हैं। जो सदस्य स्थानीय मुद्दों को सदन में नहीं उठाता, राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहा, इससे देश का विकास नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, कि अंतिम छोर के व्यक्तियों को रोजगार मिले। हमारे गांव को स्वर्ग बनाने की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी। आज वो चरितार्थ नहीं की जा रही है। जब हमारा गांव सुंदर होगा, शहर में हम खड़े, शहर के महज 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर की आबादी क्षेत्र में जाइए, रोजगार आपको दिखेगा, यथार्थ दर्पण आपको दिखेगा। इन बेरोजगारों को पकौड़ा, MSc, PhD, नेट, JRF लड़के पकौड़ा तलेंगे तो देश में क्या होगा? तो देश में वो स्थिति होगी कि देश में क्रांति होगी, रोजगार के लिए संघर्ष होगा, और पूंजीपति और एक छोटा तबका के बीच में एक दो संघर्ष होगा देश में, और कुछ नहीं होगा। पानी के लिए क्रांति होगी, एयर के लिए क्रांति, हवा के लिए क्रांति होगी। ये वातावरण बनाया जा रहा। आज पोल्यूशन के क्षेत्र में रीवा दूसरा नंबर है। आज यहाँ भूमाफियों, रीवा की देखिए, बेशकीमती भूमियाँ बिक गईं, सदन पर एक भी आवाज़ नहीं आई। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मुद्दा उठाने कौन व्यक्ति उठाएगा? यहाँ एम्स हॉस्पिटल का मुद्दा कौन उठाएगा? यदि हमारा नेता, हमारा सदन का नेता यदि इस बात को बुलंद नहीं करेगा, धारा 370 पर ही चर्चा करने के लिए भीड़ इकट्ठा की जानी है, तो चुनाव क्यों कराया जाता है? इकट्ठा भीड़ करिए और ले जाके सदन में बैठा दीजिए। भैया बड़ा आक्रोश है, कुछ पब्लिक हमारे साथ और मौजूद। भैया क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार पांडे। भैया राम मंदिर प्रमुख मुद्दा रहेगा क्या? क्यों रहेगा राम मंदिर मुद्दा? राम मंदिर की नींव तो बहुत पहले शायद नरसिंहा राव जी ने रखे थे। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था, उसका निर्णय होने पर तो कोई भी सरकार होती तो मंदिर तो बनता ही है, इसमें तय था। तो इस बार रीवा का युवा किस आधार पर वोट करने जा रहा है? क्यों, किस आधार पे बीजेपी को वोट करे? स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, ना कि राष्ट्रीय मुद्दे पर। हम यहाँ मोदी जी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, हम यहाँ जनार्दन मिश्रा जी को वोट देने जा रहे हैं। हम जनार्दन मिश्रा जी को वोट क्यों दें? पूरे रीवा ज़िले के लिए उसने 98,000 सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए 10 साल में दिया। उसने हैंडपंप के लिए जो पानी की मूलभूत सुविधाएं होती है, पूरा रीवा जिला ग्रामीण क्षेत्रों से लगा हुआ इलाका है। आपने बदवार से लेके तमरा देश तक जाइए, तमरा देश से लेके सीतापुर तक जाइए, यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। क्या इसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए पूरे 10 साल में इसने खर्चा किया? अगर इसका मिनिमम औसतम निकाला जाए तो साल में 10 लाख 3 लाख रुपए होता है। और पूरे 1 साल की बात किया जाए सारे विधानसभा में तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 40,000 रुपए खर्च करते हैं। आप शौचालय जैसे महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की थी, ये 32 लाख 62,000 रुपए पूरे 10 साल में इसने खर्चा किया। अगर इसकी भी औसतम निकाला जाए तो इसने मुद्दे पे हम आएंगे। इस पे सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। यात्री प्रतीक्षालय से लेकर शौचालय तक के निर्माण में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन युवा जो है, युवा एक अहम भूमिका निभाता है इस लोकतंत्र में। युवा किस आधार पे वोट करेगा इस बार? साइलेंट है? बिल्कुल युवा वोट बीजेपी के लिए नहीं करेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हर जगह चरम सीमा पर है। आप चाहे कलेक्ट्रेट में चले जाइए, चाहे आप पटवारियों के पास चले जाइए, चाहे आप एक ग्राम पंचायत के पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच के पास चले जाइए, आप भाजपा की सरकार में महंगाई और करप्शन सबसे अधिक, आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, महंगाई सबसे ज़्यादा है। और महंगाई के साथ साथ यहाँ की बदवार में एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट स्थापित हुआ। हम सांसद जी को यहाँ वोट करेंगे और ये बिजली दिल्ली के लिए देते हैं। 12.5 रुपये में हम लोग यहाँ बिजली मिलती है। इनने दिल्ली के लिए 2.5 रुपये में बिजली। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? कहाँ का लोकतंत्र है? देखिए,
मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहले कि युवा हमारे कौशल विकास और इसकी बात कर रहे थे, तो उनको यही बताना चाहते हैं कि 47 से लेकर के 2023 तक इस देश के अंदर कार्ल मार्क्स की शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। जब समय था आज़ादी के बाद कि देश की शिक्षा को भारतीयकरण किया जाए, देश की शिक्षा से रोजगारजनक शिक्षा में पैदा किया जाए, तो इस देश के अंदर कार्ल मार्क्स की शिक्षा दी गई। उसी का कारण था कि इस देश के अंदर डिग्रीधारी युवा पैदा हुए, स्किल किसी के पास थी नहीं, डिग्रियाँ दे दी गई। इसीलिए फिर भारतीयकरण हुआ। जब अभी नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें यही कहा गया है कि देश में युवाओं को डिग्री के साथ साथ कुछ उनको सिखाया भी जाए, जिससे वो, है ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और देश की जो प्रशासनिक और भ्रष्टाचार की समस्या, उसके लिए नवंबर में चुनाव हुआ विधानसभा का। मैं वही बता रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश का जो हुआ वो इसी के लिए होता है कि लोकल की समस्याओं के लिए, नाली नर्दों के लिए, अन्य प्रशासनिक समस्याओं के लिए लोकसभा का चुनाव आपको तय करना होगा कि लोकसभा का। चीज और भी बोली है, रोजगार की बात। मैं रोजगार के लिए बात कर रहा हूँ कि रोजगार के लिए जब बात होती है तो रोजगार के लिए उस शिक्षा की ही जरूरत है। जो शिक्षा आज तक चली वो डिग्री पैदा कर रही थी, लेकिन जब नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो यही लागू हुई है कि देश के युवाओं के हाथ में स्किल प्रदान की जाए। स्किल जब आएगी तभी उनके पास रोजगार आएगा। हर व्यक्ति सिर्फ डिग्री लेकर के नौकरी नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। और देश के अंदर जो शिक्षा है उसको जब हम इस तरह से बना देंगे कि आने वाले समय में सबके हाथ में काम के लायक कोई स्किल होगी, तो सबके पास युवा, आज हमारे पास प्रशिक्षित जिस तरह से कारीगरों की ज़रूरत है वही नहीं है, उनके लिए भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। आज जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों के लिए शिक्षा का एक नया बदलाव होना चाहिए था, जो हुआ। अब आने वाले समय में ये 10 साल बाद ही दिखेगा, कोई चीज़ तत्काल नहीं दिखती प्रभाव में। यदि आज बेरोजगारी है, आज इतनी समस्या है, तो उसके लिए जो 60 साल 65 साल 70 साल का जो वातावरण था वो जिम्मेदार है। जो 55 साल इस देश की सरकार में बैठे थे, वो आज राहुल गांधी कहते हैं कि आज सेक्रेटरीट में कितने सचिव हैं, उनको ये पता नहीं है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए 30 साल लगते हैं किसी सरकारी कर्मचारी को। तो आपने भर्ती क्यों नहीं किया? ओबीसी के लोगों को भर्ती किया होता तो आज वहाँ पहुँच जाते। वो 10 साल में नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे। इसलिए समस्या का समाधान हल करने पे होगा। आप घर निर्माण करते हैं तो आपको 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 6 साल लगते हैं, लेकिन आप यदि सोचते हैं चुटकी बजा के सब होगा तो नहीं होगा। परिस्थितियाँ सामान्य की जाती हैं। आज मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं, मुद्रा लोन के मार्फत युवाओं को आज काम मिल रहा है, उसको 10 लाख से 20 लाख किया जा रहा है। आने वाले समय में और होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात यथार्थ है, लेकिन आपके साथ युवा नहीं, युवा की समस्या इसलिए है क्योंकि युवा अब निश्चित रूप से चिंतित है, लेकिन युवाओं को समझना होगा कि अलग अलग चुनाव अलग अलग के लिए होते हैं। 10वीं की परीक्षा 10वीं के लिए होती है, 12वीं की परीक्षा 12वीं। सब सवाल एक ही परीक्षा में अलग अलग एक ही जगह पे नहीं पूछा जाए। जो 10वीं में पूछा जाएगा जरूरी नहीं है कि फाइनल के एग्जाम में आपके कॉलेज में पूछा जाएगा। जब पार्षदी का चुनाव होगा तो आप उसकी समस्या बताएंगे, जब विधानसभा होगा तब आप बाकी चीज़ों। राज्य सरकारों का काम जो है, लेकिन केंद्र की सरकार सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर की नीतियाँ तय करती हैं। सोच के चलना होगा। और राज्य और केंद्र, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब आप केंद्र की सरकार चुनेंगे तो आपको देश को सशक्त बनाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप केंद्र को मजबूत करेंगे तो ऐसी नीतियां बनाएगा कि राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। भैया भाई साहब ने हमारे बोल रहे हैं कि राज्य सरकार का भी 3 महीने पहले चुनाव हुआ है, तो वो लोगों के रोजगार की बात कर रही है, रोजगार देगी। शॉर्ट में बताइए, जल्दी बताइए। मैंने इनसे ये पूछता हूँ कि जिस तरीके से राज्य सरकार की बात की है, तो पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में कितने बड़े घोटाला हो, चाहे पोषण आहार का घोटाला हो, चाहे आंगनबाड़ी का घोटाला हो, चाहे मूक का घोटाला हो, चाहे गणवेश का घोटाला हो, चाहे आप कामर डैम्प का घोटाला हो, हर जगह घोटालों का अंबार रहा है। इसलिए मैं आपकी बात सुन सकता हूं, लेकिन भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। भाजपा की जो सरकार है बोलती मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। पिछले 10 सालों की मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ रोजगार, ठीक। हमारा जो रीवा है, सांसद जी ने आज तक सदन में कभी प्रश्न किया? किसान के लिए बोला, युवा के लिए बोला। राजीव गांधी ने औद्योगिक क्रांति की लाएँ, ये जो मोबाइल है, टेक्निकल चीज़ें हैं, सब राजीव गांधी ने लाए। सांसद जी ने 10 सालों में क्या कुछ रीवा के लिए लाया? रीवा के लिए, IIT के लिए कि क्या प्रस्ताव सदन में रखें? क्या नई एम्स के लिए बोलें कि रीवा में एम्स बनेगा? रीवा में एम्स के लिए प्रश्न किया? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं भाजपा सरकार। और इस बार का युवा पूरी तरह से समझ चुका है और समझदार है, साइलेंट है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से सांसद भाजपा का सफाया होगा।
किसकी सरकार बन गई, किसके सर ताज सजेगा, किसे वनवास मिलेगा, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के युवा जो है साइलेंट है। उनका साफ कहना है कि रोजगार हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है और हम इस बार रोजगार के मुद्दे पर ही हम वोट करने जा रहे हैं। विपिन तिवारी, रीवा।